गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई आपने सही सुना, आप क्लास मॉर्निंग में आई करेंगी, लगभग सभी क्लास पर डे क्लास आएंगी अब। तो वैसे हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो रोज़ मिलती है, लेकिन अब से क्लास सभी के सभी आपको मॉर्निंग में देखने को मिला करेंगे। तो चलते हैं भाई अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं भाई बोर्ड पर। ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बीच में एक संबंध स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, ताकि हम उसे अच्छे से यूज कर सकें। लेकिन अगर एक बात का ध्यान रखें भाई, आपके अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, हाँ बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी यूज़ होता है, क्योंकि मोबाइल भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है। पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, उसके बाद ही तो मोबाइल आया था। तो बेटा ध्यान रखना हमारे इनके कैसे, जब मैं एक बोर्ड पर समझा देता हूँ एक बार। ये है भाई कंप्यूटर का हार्डवेयर, या हम मान लेते हैं ये यूज़र है, यूज़र यानी कि हम, ठीक है। और ये आपका बीच का कनेक्शन है, मैं बताऊँगा। ये आपका क्या है? कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब बोलोगे सर जी हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर की तो आवश्यकता होती है? तो बेटा सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर अगर हम चलाएंगे तो कंप्यूटर किसी न कुछ पार्ट को हम छुएंगे। जैसे कि मान लो हमने यहाँ छोटा सा एक कंप्यूटर बना लिया, ये हमारा कोई कंप्यूटर मान लीजिए, यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक है। और एक वायर और निकाल लेते हैं इसमें से, ये हमारा कीबोर्ड हो गया। भाई कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें या तो कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी या माउस की, कोई ना कोई हार्डवेयर टच करना पड़ेगा। कीबोर्ड को भी देखो, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ठीक है, माउस को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, सीपीयू को भी छू सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर को छूना पड़ता है। आपका लाइट पेन हो वो भी हार्डवेयर, उसे भी छू सकते हैं। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम अच्छे से छू सकते हैं, छूकर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसी हार्डवेयर में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो काम करता है वो आपका कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कि, ठीक है, उसे जो बीच में काम करता है उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो, ये उपयोग करता है इनके यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। इसको एक बार और डिसाइड कर देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ मैं इसे मैं यहाँ से मिटाने वाला हूँ। एक बार इसे रफ कर देता हूँ भाई, जिसे तार नोट करना नोट कर ले, फटाफट रफ कर रहे हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ साथ साथ में। इसे हम यहाँ से रफ करेंगे। बेटा ये काम क्या करता है? जैसे कि इसका काम होता है, कंप्यूटर के जो काम कर रहे हैं सभी पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं या अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ये कंप्यूटर के एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर जो हम छूते हैं, उससे कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके बीच में क्या करता है? संवाद स्थापित करता है कि काम भाई अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मान लो अगर आपके सिस्टम में, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपने पहले भी जो मैंने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पढ़ाया था उसमें भी आपने पढ़ा होगा, छोटा सा यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रोग्राम के रूप में। तो बेटा ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। इसको आप, अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कुछ भी सिस्टम को काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठप डिब्बा बन जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके कार्य की तरफ। क्या क्या कार्य होते हैं? जो इसका पहला कार्य होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा इसका जो
डिवाइस मैनेजमेंट, तो इसके 4 कार्य होते हैं। पहला होता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस पर नजर रखना, मैनेज करना, मैनेजमेंट का काम जो उसमें नजर रखता है अच्छे से काम कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में कुछ जो चीज़ हमने फीड करी है या जो हम जिसमें डाटा एंटर कर रहे हैं वो उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। मान लो भी कोई चीज़ हम डाटा सेव कर रहे हैं, क्या मेमोरी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पर काम कंप्यूटर के इस काम पर कौन नजर रखता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट, जो हमने कोई भी फाइल क्रिएट करी है वो अच्छे से क्रिएट हुई है, उसमें कोई बग तो नहीं रह गया है, ठीक है। या जितनी भी फाइल हमने आधी अधूरी फाइल मान लो भी काम करते हैं, जरूरी भी जो हम काम करें वो एक ही समय में पूरा हो जाए, इसको हम क्या करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं ताकि हम आगे से उस काम को कल आगे बढ़ा सकें। तो उस काम को भी कौन देखता है, हमारा फाइल को भी फाइल मैनेजमेंट। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, जो भी इसमें डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे कि सिस्टम में हमारे में माउस लगा हुआ है, सिस्टम में हमारे कीबोर्ड लगा हुआ है, सिस्टम में हम स्पीकर भी लगा सकते हैं, सिस्टम में हम लाइट पेन भी लगा सकते हैं, इस प्रकार जो डिवाइस ऐड होते हैं, प्रिंटर भी लगता है, तो उनको कौन देखता है, डिवाइस मैनेजमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मुख्य कार्य होते हैं। एक बार इनको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, उसमें नेक्स्ट टॉपिक पर भी इसमें जो आने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। भैया आप सभी के नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तो इसमें फटाफट इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको रफ कर देंगे। इसके बाद चलेंगे हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, तो कुछ प्रकार हैं इनके जो जानेंगे हम, फटाफट में उनके बारे में आपको पता चला जाऊँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, रेड पेन ये रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, तो बेटा एक एक कर लिखता रहूँगा मैं, साथ साथ में आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं भाई आप में, पहला है हमारा बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, चलो पूरा ले देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम बोल सकते हैं BPOS, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, BPOS, ठीक है। तो बेटा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है, पहले आप इसको एक बार समझ लेते हैं। तो काम होते हैं हम बैच के रूप में बांट देते हैं, तो उनको क्या काम करते हैं भाई, मान लो कोई बैच हमारा दिल्ली पुलिस का है, कोई हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं भाई 10वीं का या 12वीं का, तो ये जो बच्चे आते हैं, एक से जो बच्चे आते हैं भाई, एक ऐसे तो हो नहीं सकता 10वीं क्लास का बैच चल रहा है उसमें 12वीं के बच्चे आ जाएं, या 10वीं का बैच चल रहा है उसमें 5वीं के बच्चे आ जाए, नहीं होता ना, उनका अलग अलग बैच बनाया जाता है। इसमें भी क्या काम होता है, एक जैसे कार्यों का अलग अलग बैच होता है, उनको एक साथ प्रोसेस करवाना, वो काम होता है आपके बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का। तो इसमें लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, एक जैसे कामों को एक साथ प्रोसेस करवाना, एक जैसे कामों को एक साथ प्रोसेस करवाना, ये काम किस में होता है भाई, कहाँ पे यूज होता है, उपयोग। तो उपयोग में लिख देता हूँ इस काम में, जैसे कि एज इज इट, जैसे, अब जैसे का मतलब है जहाँ पे ये यूज होता है, जैसे कि आपका भाई आपके बिजली विभाग, आप बोलोगे सर ये तो अपना कहीं देखा नहीं, पेरोल होता किस में यूज है, पेरोल यूज होता है बेटा आपके बिजली में होता है। जैसे कि कभी आप बिजली का बिल भर के आते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप साल का बिल भर रहे हैं, अब जनवरी का महीना चल गया है 2023 का, तो आपने मान लो दिसंबर का बिल नहीं भरा, तो आपको जो बिल आएगा जनवरी में वो आपका दिसंबर का भी जुड़ गए उसमें आएगा, ऐड हो गए, तो वो जो काम होता है वो आपका पेरोल पे निर्भर करता है, ठीक है, पेरोल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आता है, ये भी इसी का ही पार्ट होता है। तो चलते हैं, तो जैसे लिखता हूँ मैं, बिजली विभाग या आदि भी आप लिख सकते हैं। तो ये यूज होता है आपके, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, BPOS। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में होता है क्या, एक जैसे कार्य जो कंप्यूटर के एक समान एक जैसे कार्य होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हमारा बैच चल रहा था, इसमें एक जैसे जो स्टूडेंट है, इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई मान लो
आपका एसएससी का जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे का है। लेकिन जैसे हम छोटी क्लास में बैच पढ़ाते हैं, कोई 10वीं क्लास का, कोई 12वीं क्लास के बच्चे, तो उसमें एक क्लास का एक बैच निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें भी एक जैसे कार्य जो एक जैसे जो कार्य होते हैं इनके, उनको एक साथ प्रोसेस करना है। हम कहते हैं एक बैच को पूरे एक बैच में 10 बालक भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। जो 100 या 150 बच्चे होते हैं जो एक बैच में, उनको एक साथ पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से एक जैसे जो कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उनको एक साथ प्रोसेस किया जाता है। इसका यूज बेटा पेरोल पर यूज चलता है। इसको आप बिजली विभाग में देख सकते हैं, जहाँ पर बिजली की बिल की पेमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप बिजली का बिल भरने जाते हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी इसकी पेमेंट होती है। जब भी आपका बिजली का बिल अगर कोई रुक जाता है, तो उसको जो भी उनकी दर है ब्याज समेत, उसको एडवांस में जोड़कर आपको नेक्स्ट मंथ वो आपका बिल लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं भी आपने मान लो जनवरी का महीना चल रहा है, जैसे कि आपने जनवरी का बिल नहीं भरा तो आपको फरवरी में केवल फरवरी का भरना, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें जनवरी का भी उसमें ऐड करके आपको देंगे। तो ये काम किस पर चलता है? आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो इसमें आने वाले हैं। अभी बेटा मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ये नंबर 1 है, ठीक है। सॉरी, ये नंबर से डाल दिया नंबर, ठीक है। ये नंबर 1 है, इसमें साथ साथ में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसको आप एक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। सभी ने भाई ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है, तो नोट करना बनता है, सभी का सभी नोट करें, ऐसा ना हो कोई कुछ ना छोड़े। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं में से होंगे, कोई इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जिनकी थ्योरी हो जाएगी वो क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे, हाँ भाई इसमें ये चीज़ पूछी गई है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होंगे सब इन्हीं से ही आते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ इनसे रिलेटेड। इससे अलग कुछ भी बाहर कहीं भी नहीं आता है। आप अगर किसी का कोई मान लीजिए कोई बाहर से क्वेश्चन आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप एक बार उसको कमेंट में बता दीजिएगा, उसे भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है जो मैंने पढ़ाया हो उससे अलग कुछ भी कंप्यूटर में बाहर से आया हो। तो चलते हैं भाई अपने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, जो दूसरे नंबर पर आता है हमारा। बेटा ये चीज़ एक बार इस पर ध्यान दें, ये चीज़ें मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपकी ये जो मैं लिखता हूँ बार बार, देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा ये जो होती है ये केवल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप अच्छे से देख सकते हैं भाई इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, क्या लिखी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो जरूर नहीं है आपको ऑप्शन में पूरा नाम मिले, ऐसे भी मिल सकता है, तो उसको भी आप समझ जाया करें। ओएस का मतलब तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में, जैसे ऐसी में सिंगल यूजर बीपी हो, आपका होगा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक, बैच प्रोसेसिंग, इस प्रकार को भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई चलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसकी तरफ। बेटा सिंगल यूजर होता है एक यूजर के लिए, जो केवल एक यूजर के लिए उपयोग के लिए बना हो, जो केवल एक यूजर के लिए, जैसे कह सकते हैं जिसे एक समय पर केवल एक ही यूजर उपयोग या यूज कर सकता है। जैसे भाई केवल सिंगल एक ही उपयोग कर सकता है, कौन? एक यूजर। जैसे कि हमारा विंडोज, इसका फेमस सबसे उदाहरण कौन सा अच्छा है? MS DOS या विंडोज। इसे भाई किसने बनाया? सन 1981 में बनाया गया, इसे सन 1981। इसे भाई सन 1981 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया बेटा? IBM। किसके द्वारा बनाया गया? IBM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। अब ये पहले क्या होता था बेटा? ये सबसे पहले आता था, ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, वो आता था 16 बिट का प्रोसेसर। क्या आता था? 16 बिट।
16 बिट के प्रोसेसर के साथ में ये आता था, किसके साथ में, 16 बिट के प्रोसेसर के साथ में। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो लेटेस्ट में आ रहा है आपका 32 बिट, 64 बिट, 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर में आपके साथ में आ रहा है। तो एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ते हैं अभी, इसके बाद में आगे चलेंगे थोड़ा सा और, अभी जगह थोड़ी कम रह गई है, इसके बाद अभी वो टॉपिक रह रहा है, तो जल्दी आप एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं इसी में। ये भी सभी का नोट हो गया होगा आप लोग तक, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं इसी में। अभी रह रहा है हमारा यही टॉपिक। अब आपने ये जान लिया भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किसने विकसित किया, कौन कौन से इसके संस्करण आए। अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, अब इसमें केवल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पढ़ेंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक चीज़ मिसिंग हो गई है, मैं साथ साथ में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसको आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या MS DOS के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से, या आप इसे MS DOS के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, DOS। इसकी होती है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी फुल फॉर्म होती है भाई, पूछ ली जाती है MS DOS की। किसकी होती है भाई, MS DOS की। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। इसको भाई या तो आपको देगा या आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये दोनों ही एक ही बात है, इसको कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। कभी आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें तो सर दे ही नहीं रखा हमारा, तो भाई या तो इसे देगा आपको MS DOS को, या देगा आपको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर कोई आंसर मानो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे रखा है और आंसर उसका सिंगल यूजर, उसकी जगह आपको MS DOS दे रखा है, तो आपको MS DOS पर ही क्लिक करना है। तो आपको मैं इसमें रेफर दे रहा हूँ यहाँ से, इसे आप लोग सबने नोट कर लिया होगा। उसके बाद चलते हैं इसमें आगे भाई, इसमें आता है भाई MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। इस 1990 में इसका पहला संस्करण आया था। कब आया था, 1990 में, 1990 में वो था 3.0, विंडो 95 नेमिक, ठीक है। इसमें ये जो विंडो के संस्करण आए हैं, तो कौन कौन से सबसे पहले आया था आपका, विंडो वर्जन था आपका ये विंडो वर्जन था भैया आपका 1990 में आया था, विंडो 3.0। उसके बाद में आया विंडो 95, विंडो 18 मिलेनियमिक, फिर NT जो इसमें यही एक ही है, ठीक है। फिर इसके बाद XE, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 नहीं आया कि दिया, विंडो 9 के लिए सोचो, विंडो 10 आया, फिर उसके बाद विंडो 11 और आज लेटेस्ट में विंडो 12 भी अभी टेस्टिंग चल रही है, तो 11 रन होगा, हम 11 तक इसको रखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में उसके कौन कौन से मेन उदाहरण होते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे विंडो जो भाई सिंगल यूजर तो आपने पढ़ लिया, विंडो में जो मल्टी यूजर काम करता है वो कौन सी विंडो होता है, ठीक है। तो विंडो में जो मल्टी यूजर पे काम करता है आपका, वो होता है आपका विंडो। आप एंटी को क्या काम, एंटी जो विंडो का एंटी वर्जन है किस पे काम करता है आपका, मल्टी यूजर पर।
बेटा मल्टी यूजर या मल्टीमीडिया ये चीज़ बताने, मल्टी का मतलब क्या होता है, जो एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जिस पे अब यूजर है तो बेटा सीधी सीधी बात है, एक से ज़्यादा यूजर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ, तो मल्टी यूजर में चला जाता है। जो विंडो का एंटी वर्जन है जो मल्टी यूजर में काम करता है। अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन कौन से मेनू उदाहरण है इनके, तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, साथ साथ में वो भी लिख देंगे। जैसे MS DOS, विंडोज़ XP कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, ETC आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने मल्टी यूजर की तरफ। वो सिंगल यूजर पढ़ लिया अब हमने, अब पढ़ने वाले मल्टी यूजर, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने मल्टी यूजर की तरफ। सबने भी अभी तक नोट कर लिया होगा, उसके बाद मैं सब रफ करने वाला हूँ। उसके बाद बोलते हैं मल्टी यूजर से बेटा पहले हम चलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, ताकि आप पहले प्रोसेसिंग जान लो, उसके बाद हम यूजर की तरफ चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ाएंगे इसमें मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद पढ़ेंगे मल्टी यूजर, फिर टाइम शेयरिंग, और फिर टाइम शेयरिंग के दो पार्ट होते हैं आपको, सॉफ्ट टाइम शेयरिंग और हार्ड टाइम शेयरिंग, ठीक है, तो वो भी पढ़ने वाले हैं। रियल टाइम शेयरिंग दो आने वाले, अभी मैं साथ साथ में अभी आपको पढ़ा दूंगा मैं इसी क्लास में। मल्टी प्रोसेसिंग चलते हैं, अभी नंबर 3 है ये। मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग होता क्या है, अब इसमें एक साथ एक जैसे कार्य को प्रोसेस करवाना, या एक से ज़्यादा कार्य को प्रोसेस करना, ठीक है। कैसे करवाना काम होगा इसमें, तो इसमें लिख देंगे हम एक बार में एक से ज़्यादा कार्य कामों को प्रोसेस करवाना। अब बेटा जैसे मान लो आपने कई फाइल पर काम कर रहे हैं, एक फाइल मान लो आपने कंप्यूटर में कॉपी के लिए लगा दी, कोई फाइल कॉपी होनी है, ठीक है, दूसरी फाइल भाई कॉपी कहीं से तो हो रही होगी किसी चीज़ में, तो ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं भाई आपने कंप्यूटर में क्या काम करा, आपने कोई फाइल डाउनलोडिंग पर लगा दी, तो वो सारे काम चल रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी क्या करेंगे, प्रोसेस में चल रहे हैं, सभी तो प्रोसेस हो रहे हैं। जब प्रोसेस आए उसके बाद तो कोई कॉपी या पेस्ट होंगे, अभी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस में जो एक से ज़्यादा काम होते हैं उनको प्रोसेस करवाना कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक से ज़्यादा काम जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर रहे होते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। भाई बार बार मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना है ना, अभी वो टॉपिक रह रहा है तो वो बार बार वही दिमाग में आ रहा है, तो इसके बाद चलते हैं, बस उस पर आने वाले हैं। सभी का भी नोट हो गया होगा, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। मल्टी यूज़र सही नहीं आ रही, सही थोड़ा सा दूसरा पेन ले, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, कोनो प्रॉब्लम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा चलने वाले मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा, इसे एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ यूज़
करते हैं। अब बेटा मल्टी यूज़र पे कहाँ पे यूज़ होता है आपका, ठीक है। तो मैं इसके उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे एसएससी का सर्वर होगा आपका, रेलवे हो गया। उसके बाद में आते हैं आपके वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में, इनके विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे साइंटिस्ट जो बड़ी बड़ी खोज करते हैं, ठीक है। जैसे को मान लो भाई चंद्रमा पर कोई रोवर, ठीक है, हमने तार दिया या कोई कैमरे, ठीक, उसकी में क्या होता है, वो रोवर आपको इमेज भेजता है। तो एक कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, उन पर वो इमेज आते हैं, उसको सबको मिलाकर फिर एक इमेज कैप्चर की जाती है। तो एक साथ प्रोसेस होता है। यानी कि अब मान लीजिए, या फिर आप भाई कोई रेलवे की भर्ती निकली, या दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली, या किसी भी चीज़ की भर्ती निकाली सरकार ने, तो उनमें क्या होगा, जैसे रेलवे की भर्ती निकाली तो रेलवे सर्वर पर क्या होगा, एक साथ, अब ऐसा तो नहीं रेलवे पे एक यूज करेगा उसको, केवल या हम ही फार्म भर रहे हैं, हमारे साथ साथ पता नहीं कितने सारे करोड़ों बच्चे फार्म या लाखों बच्चे फार्म एक साथ भर रहे होते हैं। तो उसका यूज कौन करता है, कहाँ पर यूज़ होता है, उसका मल्टी यूज़र में। तो इसका उदाहरण आपका रेलवे। ऐसी आपकी एसएससी में भी एनटीपीसी वगैरह जिनकी भर्ती निकलती है, जब भी आप फार्म भर रहे होते हैं, उनको केवल नहीं है भी आप साइबर कैफे पे गए तो वो साइबर कैफे वाला या खुद आप एक उसको यूज कर रहे हैं, और भी एक साथ यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको एक साथ बहुत सारे यूजर यूज करते हैं, यानी एक से ज़्यादा यूजर यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टी यूजर, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो भाई, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, रफ नोट सबका हो गया होगा। नंबर 5 आता है हमारा शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भाई आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसी में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें रह रहा है। इसमें भी आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, विंडोज़, ब्लैकबेरी, ठीक है, इत्यादि जो पार्ट रह रहे हैं अभी आपके, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस क्लास में आज हम यहीं तक रखेंगे। तो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ बेटा। टाइम शेयरिंग, जैसे कि आपको मान लो कंप्यूटर को आपको अगर टाइम के आधार पर बांट दिया जाए, कंप्यूटर अगर आपको टाइम के आधार पर बांट दिया जाए, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करता है, इनके एक साथ, अगर जैसे कि इसमें पहले लिख दो तो मैं एक साथ, ठीक है, या आप साथ एक जैसे बहुत सारे कार्य को एक में अपना टाइम शेयर करना में, मान लीजिए भाई आपकी पहले थोड़ा सा, चलो मैं लिखने से पहले इसको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर इसको लिख देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी हमारे कोई भी फाइल है F1, इसके अंदर F2, इस प्रकार से हमारी 2, 4, 6, 10, 8 इतनी, मान लो कोई भी कितनी भी फाइल हो सकती हैं, ठीक है। अब कुछ फाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, मान लीजिए शुरू के हमारी 5 फाइल डाउनलोड हो रही हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 5 ऐसा करके, ठीक है। कोई भी PDF भी हो सकती है, अभी आपके पिक्चर भी हो सकती हैं, और भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी अपर डाटा किसी प्रकार का हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर कैसे दिखाता है आपको, एक चलेगी प्रोसेस, दूसरी चलती रहेगी, यहाँ तीसरी होगी, यहाँ आपका चौथा, और ये 5वीं। इस प्रकार से आपको बारी बारी से दिखाता रहेगा, हाँ भाई ये इसको इतने मिनट हैं डाउनलोड होने में, इसको इतने सेकंड लगे। वो तो एक साथ प्रोसेसिंग चलती रहती है, जो टाइम अकॉर्डिंग जो डाउनलोड होता है, सबको सबके सब एक साथ डाउनलोड हो रहे हैं, उसमें के साथ ये इतने मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, ये इतने मिनट में हो जाएगा, इसको इतने बाकी हैं अभी, ठीक है। तो वो काम करता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ का वो तब का क्या काम कर रहा होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम को आपको नोट करके दिखाता है, भी ये चीज़ इतने में इतना टाइम में आपको डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन सब चल रही हैं, सब एक साथ होती हैं, लेकिन वो उनका टाइमिंग शेयर कर देता है। अगर आपको भाई मान लो आपको यहाँ तो कर रहे हैं आप 5, यहाँ कर रहे हैं आप सिंगल फाइल जल्दी डाउनलोड होगी, यहाँ पे आपको टाइम शेयर नहीं करना पड़ रहा, सिंगल फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी टाइम शेयर नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप 4 से 5 या 3 से 4 जो फाइल करते हैं, एक से ज़्यादा अधिक अगर आप फाइल कोई भी प्रोसेस करते हैं, उसमें जो आपका टाइम दिखाता है भाई इतने टाइम प्रोसेस हो जाएगी या डाउनलोड हो जाएगी,
वो क्या होता है, वो टाइम बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। ठीक है भाई, एक अगर सिंगल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें टाइम बढ़ता नहीं है, सिंगल एक ही पर रहता है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। तो उसमें दिखाता है भाई इतने टाइम 5 मिनट, इसको 5 मिनट बाकी हैं, इसको 10 मिनट बाकी हैं, तो उसे वहाँ पर क्या यूज़ होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर आपका अच्छे से यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको एक बार लिख भी दे रहा हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। ओह उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले कहते भाई आपके जो प्रोग्राम होते हैं, आपके प्रोग्राम क्या लीजिए या फाइल क्या लीजिए। ठीक है बेटा, मैं फाइल लिख दे रहा हूँ। फाइल्स को छोटे छोटे भागों में बांटता है। कब? जब ये आप हम कंप्यूटर को टाइम के आधार पर रीड करते हैं। ठीक है, तो दिखाता है कि कितने फाइल, एक फाइल 2 फाइल 3, जो अभी प्रोग्राम हो या फाइल हो, तो ये आपके जो भी आप डाटा डाउनलोड करते हो छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जितने भी आप डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ चलाता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि मान लो हमारी कोई भी 1 2 3 4 5 जो भी फाइल है, उनको एक साथ ही ये प्रोसेस चलाता रहता है, उसमें टाइम दिखाता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ चलाता है, उनको निम्न भागों में बांट देता है और उसको हमें बताता है कौन से प्रोग्राम कितने मिनट में या कितने टाइम में आपको डाउनलोड हो जाएगा या प्रोसेस होकर खत्म हो जाएगा, तो वो टाइम बताता है। तो वहाँ पर यूज़ होता है हमारे टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रहने वाली। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।